नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे संजीद मार्मिक विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत और चीन के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी। कुछ तथ्य भारतीय अवाम ताकत दल ने YouTube के माध्यम से बताया हुआ है और कुछ तथ्य और भी सामने रखे। ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, ये बराबर कह रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी अभिशाप है और हर एक इसका प्रमुख नेता इस देश का गद्दार और अभिशाप रहा है और देश का शत्रु रहा है। तो चीन के संबंध में वो जो महागद्दार महाघोर गद्दार नेहरू जो था, पूरा तिब्बत भारत में मिलने को तैयार था, भारत के साथ आने को तैयार था, चूँकि उसकी सांस्कृतिक जो सोच थी वो भारत के साथ मिलती थी। लेकिन इसने चीन को अपने दुश्मन चीन को थमा दिया, यह गद्दार नेहरू नंबर 1। दूसरा, हमारी सेना हमारी सेना की कोई तैयारी इसने नहीं करवाया। कई बार जो फर्स्ट पहले सेनाध्यक्ष थे रायबूचर, उसके पास आए कि हम इस सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो इसी नेहरू ने भगा दिया कि सेना के आधुनिकीकरण की सेना के आधुनिकीकरण की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ही सेना को इसने अपंग बनाया इस गद्दार नेहरू ने। और कोई भी साजो सामान सेना का भारत में बनने नहीं दिया ये गद्दार नेहरू ने। और फिर चाउ एन लाई वहाँ का प्रधानमंत्री था चीन का, उसको बुलाया और जो है हिंदी चीनी भाई का एक हवा इसने खड़ा किया। उस हवा के तहत जो है चीन वालों ने देश के साथ धोखापट्टी किया और आक्रमण कर दिया। और भारत की सेना मना कर रहे थे कि कभी ये युद्ध का समय नहीं है, तब भी ये युद्ध के बहाने अक्साई चीन समेत 44,000 वर्ग मील और दे दिया इस गद्दार नेहरू ने चीन को। उस 44,000 वर्ग मील को वापस करने का संसद का एक कमिटमेंट भी पास है। उसका नाम ना तो ये गद्दार जो है GNPC लेती है, ना तो उसी प्रकार गद्दार ये BJP लेती है कि भाई कि उसको वापस लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का फाउंडिंग मेंबर, बुनियादी सदस्य रहा है भारत। उसके नाते संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्यता है, जिसमें वीटो पावर होती है, वो भारत को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया था।
इसने उठाकर अपने दुश्मन चीन को दे दिया। ये गद्दारी देखिए। और यही नहीं, 2 द्वीप जो है वो थमा दिया वर्मा को, और वर्मा ने वही वर्मा से वो द्वीप ले लिया उसी दुश्मन चीन ने। वो द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में, वो द्वीप जो है यानी भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय फौज के लिए और सामरिक दृष्टि से यानी वो काफ़ी चुनौती बन गए। वैसे भारतीय वाम ताकत दल ने इस नेहरू के गद्दारियों की यानी काफ़ी फहरिस्त बताई है, और भी फहरिस्त हैं मैंने भारतीय वाम ताकत दल की बताने के पहले के बावजूद भी। तो वो दो आइलैंड्स, 2 द्वीप जो है इस नेहरू ने बर्मा को दे दिया, और उसका नाम भी आएगा तो हम ये बता देंगे। और वो द्वीप जो है वो चीन ने बर्मा से लेकर के और अपना जो है बेस बनाया हुआ है बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में। वो भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय फौज के लिए बहुत एक सामरिक चुनौती वो बना हुआ है। तो इतनी गद्दारियां जो है इस देश का सबसे ऐतिहासिक, सबसे घोर गद्दार नेहरू ने किया इस देश के खास। और भी इसकी गद्दारियां हैं। तो जानते हैं ना कि जीएनपीसी जितने भी, जान लीजिए, जितने भी शातिर किस्म के अपराधी होते हैं, शातिर किस्म के इस देश के दुश्मन होते हैं, शातिर किस्म के इस देश के गद्दार होते हैं, उनका दो अस्त्र जो बहुत ही मजबूत होता है और इस पर काफ़ी भरोसा करते हैं। एक झूठ का व्यापार, एक अफवाह का। और झूठ अफवाह कहाँ ज़्यादा चल पाएगा ये भी उनको पता है। कौन सबसे पहले शिकार होगा ये भी उनको पता है। अभी भी इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जीएनपीसी के द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का शिकार बिल्कुल वो बदस्तूर हो रहा है। कल हमारे एक पदाधिकारी के जरिए हमको कहा गया कि सर लद्दाख तो गया। हमने पूछताछ किया कि ये किसने कहा। अब उस समाज को, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को ये पता नहीं होगा कि इस गद्दार नेहरू ने तिब्बत को दिया। इस गद्दार नेहरू ने 44,000 वर्ग मील और दे दिया चीन को। इस गद्दार नेहरू ने मैंने सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद की जो है परमानेंट सीट भी दे दी अपने गद्दार, सीट भी दे दी अपने दुश्मन चीन को। और 2 द्वीप जो इसने बर्मा को दिया, बर्मा से चीन ने ले लिया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खतरा, बहुत बड़ा चुनौती, एक सामरिक चुनौती हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में बना हुआ। इतनी गद्दारियों के साथ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पता भी नहीं होगा। लेकिन उनको पता सबसे पहले ये लगा कि लद्दाख वो झील तो गई, लद्दाख गया। झूठ। हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये गुजारिश है, जीएनपीसी को पहचानिए, उसके झूठ और अफवाह से बचिए। इन देश के दुश्मनों का दो बहुत बड़ा अस्त्र है, झूठ और अफवाह। झूठ और अफवाह में इस देश को झोंक चुके हैं, आपको भी झोंक चुके हैं, और आप भूल रहे हैं इस बात को। कुछ सच्चाइयाँ पहले बता दी जाए, इसके बाद तो और भी विस्तार से बताया जाएगा। जीएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी शत्रु है। जितना जल्दी ये मिट जाए देश को सुकून होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय वाम ताकत दल इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो कैडर इस भारतीय वाम ताकत दल को मिला है, उसमें से 2-1 उन्होंने ये मतलब कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण को शुद्ध कर लिया है कि इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन जो जीएनपीसी है। उसका उदाहरण बताया जा रहा है कि जब हमारा लोकसभा का नामांकन इन बीजेपी वालों ने
जबरन जो है कैंसिल करवाया वहाँ से धरौरा से, तो हमारा वो पदाधिकारी जो इस्लाम आस्था वाले समाज से आता है, उससे तमाम चूँकि काफ़ी प्रचार हो चुका था, काफ़ी लोकप्रियता भी हो चुकी थी कि अपने पार्टी अपने भारतीय जनता दल की भी और हमारी भी। तो जब उनको ये पता चला कि इनका नामांकन जो है वो रद्द हो चुका है, तो काफ़ी लोग निराश हुए। उन लोगों ने पूछा उस पदाधिकारी से कि अब हम कहाँ जाएं, हम तो बड़ी आशा लगाए हुए थे। हमारे उस पदाधिकारी जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आता है, उसने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर किसी को भी वोट दे दीजिए। उसने अपनी ये मानसिकता शुद्ध कर ली थी। हमारा यही निवेदन, यही करबद्ध प्रार्थना है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कि जीएनपीसी कितनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए, और आपको भी छला है, बहुत बुरी तरह छला है। लेकिन तब भी वास्तविकता ये है कि जब भी यूट्यूब पे देखिए, उस जीएनपीसी के समर्थन में तमाम मतलब कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो है कम से कम 70% अभी भी आता है कमेंट। वैसे तो हमारे पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं साहब, ये समाज तो काफ़ी सुधर गया है। हमको यकीन नहीं है, 20-25% का बदलाव जरूर होगा, लेकिन अब भी वो क्यों है इसका कारण अभी सामने वो दिया जा रहा है। तो वास्तविकता तो जाने नहीं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये वास्तविकता नहीं जाने। अरे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक भी बौद्धिक वर्ग नहीं आया कि इस देश को बांटने वाला नेहरू था, उसके साथ मोहनदास करमचंद गांधी था, मोहरा बनाए गए हमारे जिन्ना साहब जो है। इस तथ्य हकीकत के पक्ष में एक भी बौद्धिक वर्ग जो है इस्लाम आस्था वाले से आया नहीं, तमाम बोलने वाले आते हैं। तो समझ लीजिए किस कदर ये अफवाह और झूठ का ये शिकार हुआ है। इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन का समाज शायद ये जानता भी नहीं होगा कि नेहरू ने चीन के मामले में तिब्बत को देना, 44,000 वर्ग मील और दे देना, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट भी दे देना, 2 द्वीप जो है बर्मा के जरिए जो है चीन को पहुंचा देना, ये सारी गद्दारी। और इसके बाद 1986 के बाद जब से बोफोर्स दलाली का केस आया, तब से जब से इनको कमीशन नहीं मिला, इनको दलाली का पैसा नहीं मिला, एक भी रक्षा उपकरण ये खरीदे नहीं और अपनी सेना को पंगु बना दिया। दुश्मन चीन के आगे, दुश्मन पाकिस्तान के आगे। कम से कम मोदी सरकार को धन्य मनाइए, उन्होंने इस कमी को पूरा किया। और सीमा पर कोई रोड नहीं, 3,488 किलोमीटर की सीमा बनती है चीन के साथ, कोई रोड नहीं, कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल। यानी चीन के आगे इसको घुटने टेकने वाली स्थिति में मैं ला दिया था इस जीएनपीसी गद्दार जीएनपीसी वालों ने। और तो मोदी सरकार ने फैसला लिया कि भाई कि उस बॉर्डर पर सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कों में कई सुरंगें हैं, कई 47 तो पुल हैं। और जब से ये आए हैं तो कम से कम 60 से 70% काम हुआ है, 40% और बाकी है। यही जो आधारभूत सुविधा है, रोड है, टनल है, जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही खलता है चीन को। उसी को रोकने के लिए ये तमाम तरह की नौटंकी करता रहता है कि भाई देखिए भारत डरता है कि नहीं डरता है, भारत डरता है कि नहीं डरता है। तो चाहे डोकलाम है चाहे कोई भी, तो अब उसको मालूम पड़ गया कि भाई भारत वो डरने वाला नहीं है। और इन जीएनपीसी वालों के ज़माने में झील के वो पूरा ही वो सौंप दिए थे। हमारा भारतीय जनता दल का ये कहना है कि ये सारे तथ्य तो मतलब कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय, मान लीजिए पूरा समाज नहीं चाहता है, लेकिन बौद्धिक वर्ग तो जानता है। जो इस तरह की जो है हिंसा करवाता है, क्या कहने की जामिया मिलिया में, एमयू में, वो तो जानता है।
तो बात यहीं तक रुकती नहीं। कल रिपब्लिक भारत पर कम से कम रिपब्लिक भारत को इस बात के लिए भारतीय जनता दल धन्यवाद देता है। वो कहता है भाई कि जो पाकिस्तान की गाय, जो चीन की गाय, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। लेकिन पता नहीं उसने सोनिया का, प्रियंका का, राहुल का, केजरीवाल का नाम लिया कि नहीं लिया। लेकिन भारतीय जनता दल तो शुरू से कह रहा है कि देश के कई गद्दार होंगे, लेकिन घोर गद्दार यही हैं। मोदी जी को ये शुरुआत करनी है तो सोनिया, राहुल, प्रियंका का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके और ये करा करके कि इनके मन में क्या है, मंसूबा क्या है, कितने खतरनाक मंसूबे हैं, यह देश को बता करके इनको पैक करके इटली भेजने का इंतजाम करें। यदि थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति की गैरत मोदी जी में है तो उसी प्रकार इसको इस सरकार को बर्खास्त करें, इसकी जो केजरीवाल की। और केजरीवाल है, संजय सिंह है और मनीष सिसोदिया का, इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके इनके मन में भी क्या देश के खिलाफ कौन सी डिज़ाइन है, कौन सा मंसूबा है, देश के सामने बेनकाब करके इनको भी या तो इस्लामाबाद भेज दीजिए या बीजिंग जो चीन की राजधानी। शुरुआत तो करिए मोदी जी। तो बात यही नहीं रुकती। मोदी जी इतने खतरनाक दुश्मनों को पाल रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके उल्टे उसी तरह के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं और उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। ये समस्या है। ये बीजेपी वाले कौन सी मानसिकता चला रहे हैं कि इस देश के लिए यदि कोई नुकसानदेह है तो इस देश के मुसलमान हैं। इस देश के लिए यदि कोई गद्दार है तो कुछ मुसलमानों का तबका है। इनकी नज़र में जीएनपीसी गद्दार नहीं है, नेहरू गद्दार नहीं है, इनकी नज़र में इंदिरा गद्दार नहीं है, इनकी नज़र में राजीव गद्दार नहीं है, राहुल गद्दार नहीं है, सोनिया गद्दार नहीं। इनकी नज़र में मुसलमान गद्दार है। ये मानसिकता ये फैला रहे हैं बीजेपी वाले। ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं और उसका नमूना आपके सामने पे ये पेश किया जा रहा है। अभी ये मरे थे ना अरुण जेटली, उनके सम्मान में वो स्टेडियम का नाम बदलना था। फट से जहाँ पर मुस्लिम लिखा हुआ है फिरोज शाह कोटला, उसका नाम तो बदल दिया। बगल में नेहरू स्टेडियम है, उसको बदलने की मंशा और हिम्मत नहीं। इलाहाबाद चूंकि मुस्लिम नाम है इसलिए। तो जब तक ये बीजेपी वाले इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे कि देश को खतरा जीएनपीसी से है, मुसलमानों से नहीं है। इस देश को खतरा वाम दलों से है और जीएनपीसी वाम दल को समर्थन देने वाले सपा और बसपा से है, टीएमसी से है। तो उसका एक दूसरा नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो कल ही जो डिस्कशन हो रहा था, कम से कम रिपब्लिक भारत को, भारतीय जनता दल जिस बात की दाद देता है, कहता है कि जो पाकिस्तान की गाय, जो चीन गाय वो इस देश में आ रहा है, उसको देश के बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके साथ उसकी हिम्मत सोनिया, राहुल, प्रियंका को या केजरीवाल को निकालने का नाम लेने की हिम्मत हुई कि नहीं हुई? मैंने तो हम तो पूरा देखे भी नहीं, तो कह तो देते हैं लेकिन वो नैतिक साहस जो है वो जुटा नहीं पाते। तो उसी में एक बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा था, हमने तिब्बत देकर गलती की, हमने जो है 44,000 वर्ग मील देकर और गलती की, हमने सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट चीन को देकर गलती की, हमने कह रहा था, नेहरू का नाम नहीं ले रहा था। नेहरू का नाम लेने में उसकी घिघी नहीं, उसकी साजिश है बीजेपी वालों की।
हमने क्या होता है इस प्रकार गद्दार ये मुलायम एक बार बोला था, गद्दार इसलिए बोलना पड़ता है जो गद्दारों के साथ वो गद्दार है। संसद में बोला था कि भाई 62 में गलती हुई, तुमने इतना घुमा कर क्यों बोला? 62 की सारी गलती जो है गद्दार नेहरू की है, बोलता क्यों नहीं है? ये जितने बयान बहादुर हैं बीजेपी के, पुष्पेंद्र कुलशेखर से लेकर के, आरएसएन सिंह से लेकर के, सुशील पंडित से लेकर के और जीडी बख्शी से, ये नेहरू को गद्दार तक नहीं कहते हैं। तो जहाँ पर ये मानसिकता है वह देश सुरक्षित नहीं हो सकता। भारतीय आवाम ताकत दल इसी को जगा रहा है। और इतना ही खतरनाक मानसिकता इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बौद्धिक समाज में है। वो इस देश के लिए और अपनी कौम के लिए खतरा बीजेपी को मानती है। इस देश के लिए खतरा जेएनपीसी को नहीं मानती है, वाम दलों को नहीं मानती है, सपा को नहीं मानती, बसपा को नहीं मानती है। तो जहाँ पर इस तरह की दोनों मानसिकताएं रहेंगी, देश सुरक्षित हो नहीं सकता। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा वो जो कैडर है इस्लाम आस्था वाला, वो बहुत जल्दी समझ गया। वो कहा कि भाई किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन जेएनपीसी को मत दीजिए। तो कहने का मतलब है जेएनपीसी इस देश के लिए सबसे खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं। जेएनपीसी से समाप्त हो, चर्चा इस पर होनी चाहिए, विचार विमर्श इस पर होना चाहिए, रणनीति इस पर बनना चाहिए। कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ से इसको समर्थन मिल रहा है, उन पॉकेट्स को दुरुस्त करने की जरूरत है। जेएनपीसी हो चाहे वाम दल हो, और उसी के जेएनपीसी वाम दलों को समर्थन मिलना बंद हो जाएगा तो अपने आप सपा बसपा अपने आप मर जाएंगे, टीएमसी अपने आप मर जाएगी, उद्धव अपने आप मर जाएगा, उद्धव और उसकी शिवसेना। ये सारी बातों का उबाल सिर्फ भारतीय आवाम ताकत दल को आए, ये अच्छा नहीं है। इस तरह का उबाल हमारे आवाम को भी आना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा पूरी आवाम को भी आना चाहिए। देश के गद्दारों के खिलाफ जो है हमारी आवाम का भी खून खौलना चाहिए। काफ़ी चैनल बस यही कह रहे थे, राहुल ने कैसे सवाल कर दिया अपने सेना अध्यक्ष जो है वो नरवाने के ऊपर। अरे सेना अध्यक्ष के ऊपर सवाल तो एक बहुत छोटी बात है कि क्यों उसमें उलझा रहा है पूरे देश को, जिसका नेहरू ने चीन को इतना कुछ दे दिया, अपने दुश्मन चीन को। पहले वो बताओ ना। आज जब वो बताने की बात होती है तो ये जेएनपीसी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, हमने तिब्बत को दे दिया, हमने जो है वो परमानेंट सीट दे दी चीन को, हमने 44,000 रुपये दे दिया। तो हमने नेहरू नहीं। तो कितने शातिर दुष्ट हैं ये बीजेपी वाले, देखिए जरा सा किस तरह से गद्दार नेहरू को ये बचाते हैं। और उसी तरह से नहीं वो हिंदू सनातन आस्था वालों का जो दृष्टिकोण है वह इस देश में मुसलमान को ज़्यादा नुकसानदेह और खतरनाक और देश का दुश्मन मानता है। जेएनपीसी को नहीं, वाम दलों को नहीं, सपा वालों बसपा वालों को नहीं। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का अमूमन समाज ज़्यादा खतरनाक मानता है बीजेपी को, लेकिन जेएनपीसी को नहीं मानता है, वाम दलों को नहीं मानता है, सपा बसपा को नहीं मानता है। इन दोनों दृष्टिकोणों का सर्वनाश करना है, विनाश करना है, मिटाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा काम है भारतीय आवाम ताकत दल के लिए, जो कि इस देश में भारतीय एकता के माहौल के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और दिन रात वो लगा हुआ है। इसके बाद साधन की थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन इसकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं। बस इसी से पहचान लें कि भारतीय आवाम ताकत दल पूरे देश के लोगों को एक करना चाहता है भारतीयता के आधार पर। इसका नाम ही है भारतीय आवाम ताकत दल। भारत की आवाम अपनी ताकत तो पहचाने, कब पहचानेगी? जब वो एक होगी। एक कब होगी?
भारतीयता के आधार पर, भारतीयता के मंच पर। अब बाकी सब जो है पार्टियां देश को देश को तोड़ करके ही, भारत के समाज को तोड़ कर जातियों के आधार पर तोड़ेंगी, सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ेंगी, भाषा के आधार पर तोड़ेंगी, प्रांत के आधार पर तोड़ेंगी, क्षेत्र के आधार पर तोड़ेंगी। तोड़ करके ही उनकी राजनीति चलती है। सत्ता की यानी रोटी भी सेकते हैं, विध्वंस भी करवाते हैं, समझे। ये फर्क जो है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो आदरणीय भारतीय आवाम है, इस फर्क को जरा समझे और इनको शिकस्त देने का कोई और मौका नहीं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वोट से ये शक्तिहीन होंगे, निस्तेज होंगे, हौसले इनके पस्त होंगे, और कोई नहीं कि इनको जेल में डाल दीजिए। जेल फेल कुछ नहीं होता। जिसमें ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार जब वोट पा जाते हैं तो ये छाती चौड़ा करके सीना तन जाते हैं कि हमको तो जनता ने वोट दे दिया, हमको एमपी बना दिया, हमारी सरकार बना दी, हमको ये बना दिया, हमारे सारी गद्दारियाँ धुल गई। तो ये अपराध हमसे हो रहा है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। गद्दारी किया नहीं इसने, केजरीवाल ने आपको फुसला लिया, मुफ्त बिजली लो, मुफ्त पानी लो, और उसकी गद्दारी जो है शुरू हो गई। मजदूरों के साथ भी अन्याय किया, झूठ बोलता रहा। एक बात जान लें कि जितने भी इस किस्म के देश के जो घोर किस्म के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, देश के शत्रु हैं, उनका दो अस्त्रों पर वो काफ़ी भरोसा भी करते हैं। एक झूठ, एक जो है अफवाह। तो झूठ अफवाह की इनके उद्योग हैं, इनकी इंडस्ट्री है, और ये भी अच्छी तरह से पता कर लेते हैं कि इनका झूठ अफवाह कहाँ चलेगा, कौन इसका शिकार बन पाएगा। और आज तक जो स्थापित सत्य है कि झूठ और अफवाह का सबसे बड़ा शिकार जो है इस्लाम आस्था वाला समाज जो है सबसे पहले और सबसे अधिक होता है। ये भी सत्य है। तो यह भी चुनौती भारतीय जनता दल की है कि बार बार कह रहा है कि जीएनपीसी के सभी, चाहे उसका नेता हो, चाहे उसका प्रवक्ता हो, वो झूठ ही सब बोलते हैं। उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है आपको, और अफवाह, और उसका शिकार मत बने। शिकार बहुत बने। और एक सबसे लेटेस्ट शिकार जो है शाहीन बाग का, वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से हमारी, जब सबसे हार गए तो हमारी माताओं और बहनों को उस झूठ और अफवाह का शिकार बनाकर ढाल बनाया। तो प्रॉब्लम एक ही ओर से नहीं है कि ये जो है झूठ और अफवाह का शिकार बनाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज को। प्रॉब्लम ये है कि झूठ और अफवाह का शिकार बनाते रहें, इस तरह का मैदान छोड़ते हैं बीजेपी वाले। शाहीन बाग जो है ये सबसे बड़ी मिसाल है। हमारी माताएं और बहनें जो वहाँ बैठी थीं और उनके दिमाग में जहर भरा गया था, बच्चे तक कर रहे थे कि मैं मोदी को मारूंगी, मोदी को पूरा देश खा गया है, जो है पूरा मांस खा गया, हड्डी बचा है, बच्चे कर रहे थे। इसका मतलब कि किस कदर, तो दूर दूर से बैठ करके टीवी चैनलों से तो नहीं होगा ना, या अमित शाह की तरह जो है दूर दूर से जो करंट वो लगाना तो नहीं होगा ना। उनके पास जाना होगा कि माता जी, बहन जी, बताइए कि ये किसने कहा और क्यों ऐसा। देश आपका है, आप एक सम्माननीय नागरिक हैं, आप हमारी माता और बहन हैं। इस तरह का मरहम किसने लगाया? नहीं किया। तो भारतीय जनता दल का काम जो है बहुत कठिन है, बहुत ज़रूरी है, और अपनी भारतीय आवाम से यही गुजारिश है कि भारतीय एकता, और भारतीय एकता का मूल मंत्र यही है कि जो भी इस पावन भारत मिट्टी के संतान हैं, सभी लोग
एक ही हैं, बराबर हैं, समान हैं और सभी लोग भारतीय। और इनमें जो भी फर्क करता है कि हम आर्य हो गए तो हम सनातनी हो गए, कुछ नहीं। तुम सनातनी हो अब अपने घर के, कि जहाँ तक एकता का सवाल है, सभी लोग एक हैं, बराबर हैं। तो आजकल तो इसकी भी फैक्ट्री चल रही है कि हिंदू सनातन बड़े खतरे में है, गजवाए हिंद आ जाएगा। मोदी जी ये नहीं रहेंगे, अब देश की बात नहीं तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, इस्लामिक स्टेट आ जाएगा। वो हिंदू सनातन खतरे में है। और जो खतरे की बात करें कि निश्चित है कि उसके कुछ इंटीरियर मोटिव्स हैं, आंतरिक मंसूबे हैं। उसी तरह से इस्लाम आस्था एक बहुत पाक ख्याल है, आस्था है, कन्विक्शन है, पंथ है। लेकिन जिस वक्त वो जिहादी इसका इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम खतरे में है। और जिस वक्त कोई इस्लाम खतरे में कहता है, समझ जाइए कि उसका मंसूबा जो है बहुत ही खतरनाक है। तो देश को इस तरह की तमाम ताकतों से खतरा है। भारतीय अवाम ताकत दल कहता है, लाख दुखों की एक ही दवा, भारतीय एकता का अलग जगाइए, भारतीयता का माहौल लाइए। ये सारे देश के दुश्मन उस आग में जल करके भस्म हो जाएंगे। एनपीसी भी भस्म होगी, वाम दल भी भस्म होंगे, सपा भी भस्म होगी, बसपा भी होगी, टीएमसी भी होगी, उद्धव और उसकी शिवसेना भी भस्म होगी, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, अकाली, कौन? भारतीय एकता की आग में। और बीजेपी का 99%, बीजेपी ओरिजिनल तो अब रही कहाँ? सारे के सारे जीएनपीसी वाले तो वो घुसे हुए हैं इसी बीजेपी में। तो बीजेपी के 99% वो भी जल करके भस्म हो जाएगा भारतीय एकता की ज्वाला में। तो भारतीय एकता की अलग आप जगाइए, सारे देश के दुश्मन का नाश हो जाए। और उन मानसिकताओं का कुछ परिचय वो करा दिया गया है, किस तरह से इनकी खतरनाक मंसूबे हैं, यानी जीएनपीसी को रक्षा करने की, बीजेपी वालों का, बीजेपी के प्रवक्ताओं का। जब भी नेहरू की बात आ गई तो हमने किया। नेहरू का नाम लेते ही घिघी बंद नहीं होती है, उनकी साजिश है नेहरू को बचाने की। अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है एक लल्लन टाप चलाता है सौरभ द्विवेदी। वो ये सिद्ध कर रहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको कि गद्दार इंदिरा गांधी ने मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन की यार्ड में फेंकवाया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था। ये कुछ भी वो साजिश कर सकते हैं। तो अपने देश में झूठ और अफवाहों का बहुत मोटी लेयर पड़ी हुई है। उस लेयर को, उस परत को भी काटना है भारतीय अवाम ताकत दल। भारतीय अवाम ताकत दल के काम बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी उसका हौसला इस समस्या से भी और भी ऊंचा है। इसको काट के रहे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा को, परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।